हेलो दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट वन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के पार्ट वन में हमने 1920 तक के अधिवेशनों के बारे में अध्ययन किया था। अब उसके आगे हम लोगों अध्ययन करेंगे 1920 के बाद के अधिवेशनों के बारे में। 1920 से लेकर के 1947 तक के अधिवेशनों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा 5-10 मिनट पिछले पार्ट वन के बारे में हम थोड़ा सा बता दें जल्दी से। तो पहले हमने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक एलन ऑक्टावियो होम के बारे में हमने बताया था। पूरा पार्ट वन में आपने डिटेल से देख लीजिएगा। पार्ट वन देखने के बाद ही पार्ट टू आपको समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट वन में ही हमने पूरा डिटेल से सारे चीजों को बताने का प्रयास किया था, और उसको देखने के बाद ही आप इस पार्ट टू को देखें। 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज ICS ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ह्यूम के बारे में हमने पार्ट वन में डिटेल में बताया, उसमें देख लीजिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, भोमेश्वर बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। और तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और भारत सचिव कौन था? चर्चिल। जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो भारत सचिव के पद पे कौन था? लॉर्ड चर्चिल। और बाकी चीजें हमने बताया था। इसमें उम्र जो है, जो लीटन ने 19 वर्ष कर दिया था, 21 से 19 वर्ष लीटन ने कर दिया था, तो उसी को उम्र बढ़ाने की चर्चा की गई थी। 19 से 23 वर्ष करने की मांग रखी गई थी, और ICS की परीक्षा भारत में की जाए, ये सारी मांगे रखी गई थी पार्ट वन में। पार्ट वन में हमने इस पे डिटेल से बताया। उसके बाद दूसरा अधिवेशन के बारे में भी हम बता देते हैं। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो सारे लगभग शुरुआत में लगभग कई अधिवेशन जितने भी लगभग होते हैं, सारे अधिवेशन जो है दिसंबर के महीने में ही होते हैं, 28 दिसंबर। तो हम दिसंबर ही सिर्फ लिख देते हैं। 1886 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह, गांधी जी ने इनको भारत का पितामह कहा था, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने एक लेख लिखा था, इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया, एंड एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो है, ये सब चीजें हमने बताया था, लेकिन कुछ चीजें और बता। दादा भाई नौरोजी गणित के अध्यापक थे। एक बार आया है परीक्षा में, IAS की परीक्षा में। एक इसके अध्यापक थे, गणित के अध्यापक। कहाँ पे थे? एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में इन्होंने गणित का अध्यापन का भी कार्य किया था। और 1892 में ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। एक 1886 में पहली बार रहे हैं, फिर जो है 1893 में रहे हैं, फिर 1906 में बहुत वयोवृद्ध हो गए थे, तो इनका अध्यक्षीय भाषण गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। और इसी अधिवेशन में जिन्ना ने इनका निजी सचिव के तौर पर इनका कार्य किया, पहली बार सम्मिलित हुए थे। और 1892 में
उदारवादी दल की तरफ से, इंग्लैंड में उदारवादी दल के तरफ से किंग्सबरी निर्वाचन क्षेत्र आया है। किंग्सबरी निर्वाचन किंग्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए और 1892 से लेकर 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। दादा भाई नौरोजी गणित के अध्यापक थे, कहाँ? एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में, और 1892 में उदारवादी दल की तरफ से किंग्सबरी निर्वाचन क्षेत्र इंग्लैंड में से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए और 1895 तक वहां पे रहे। और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते हुए उन्होंने 1893 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। कुछ कुछ चीजें फर्स्ट में है, सारी चीजें फर्स्ट में है। पार्ट 1 जरूर देखें, इसके बाद ही पार्ट 2 देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 87 ये कहाँ हुआ था? मद्रास। मद्रास में हुआ था। इसमें सर्वप्रथम मुस्लिम व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 87 में मद्रास के अधिवेशन में थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब दूसरा ले लेते हैं। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। फर्स्ट पार्ट में सारे को बताया है। प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद। इसके जॉर्ज यूल, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। चौथा अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन था। तो हमने चारों अधिवेशन के बारे में सीख जाना। उसके बाद हम जो है आते हैं 96 में। 1896 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सब रहमत रहीमतुल्लाह सयानी एक मुस्लिम व्यक्ति थे। इन्हीं की अध्यक्षता में अध्यक्ष थे पहली बार वंदे मातरम, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया था। और बिपिन चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से
आनंद मठ से लिया गया था, बिपिन चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया था। और पहली बार बिपिन चंद्र चटर्जी ने ही इसकी पाठ किया था 1886 में। अब इसके बाद हम आते हैं इसके बाद 1886 के बाद आते हैं हम 1901 में भी आ जाते हैं। 1901 में कलकत्ता में ही हुआ था दिनसा वाचा, इसके प्रेसिडेंट थे। और गांधी जी इसमें पहली बार सम्मिलित हुए थे, इस कारण से इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी इसमें पहली बार शामिल हुए थे। पहली बार सम्मिलित हुए थे गांधी जी। इसके बाद हम आते हैं 1901 के बाद हम आते हैं 1906 में। 1906 में दादा भाई नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। गरम दल और नरम दल में टकराहट एकदम जोरों पे थी। इस वजह से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो दोनों तरफ से सर्वमान्य थे। तो गरम दल वाले अपने अध्यक्ष की मांग कर रहे थे, तो नरम दल वाले अटक थे कि उनको नहीं अध्यक्ष पद दिया जाएगा। तो एक दादा भाई नेहरू एक सर्वसम्मत से दोनों पक्षों को इनको अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया गया, जिससे गरम दल वाले शांत हो गए और टकराहट 1 साल के लिए टाल दिया गया। दादा भाई नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी, एक लेख लिखा था इंग्लैंड डेफ टू इंडिया। उन्हें भारत से धन निकासी कैसे होता है इसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। जैसे मान लीजिए यूरोप या इंग्लैंड ही मान लीजिए या इंडिया, भारत के लगभग सभी गांव आत्मनिर्भर थे। सारे उत्पादन भारत के सारे गांव में ही हो जाते थे। जैसे बढ़ई है, लकड़ी का सामान बना देता था। बढ़ई लकड़ी का सामान पूरा जितना घरों की आवश्यकता होती थी बना देता था। कपड़ा बुनने वाला था, भारत में कपड़ा गांव में ही उत्पादन हो जाता था। लोहे का सामान बनाने वाला लोहार था, और सारी चीजें भारत की आवश्यकता की गांव में ही संपन्न हो जाती थी। किसी भी भारतीय को किसी भी विदेशी वस्तु की आवश्यकता हजारों वर्षों तक नहीं थी। अगर कहीं कोई आवश्यकता होती थी तो साप्ताहिक बाजार लगता था। 4-5 गांव को मिला करके एक साप्ताहिक बाजार लगता था, जहां सारे अपने उत्पादन ले आते थे और वहां से आवश्यकता की वस्तुएं सारे लोग खरीद लेते थे। और भी आवश्यकता साप्ताहिक और मासिक बाजार लग जाता था, महीने का बाजार लग जाता था और बड़े क्षेत्र में। लेकिन कहीं भी किसी भी विदेशी वस्तु की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों और यूरोपियों भारत के पास आकर के विलासिता की वस्तुएं ले जाते थे। यहाँ से निर्मित वस्त्र ले जाते थे, यहाँ से निर्मित हस्त शिल्प की कई चीजें यहाँ से ले जाते थे। यहाँ पे बहुत मांग थी। और बाद में मसालों की मांग हो गई, मसाला की भी मांग हो गई और सारी चीजों की। बहुत पहले से भारत से थल मार्ग से व्यापार होता था भारत में। 1453 में कस्तनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के बाद थल मार्ग जब बंद हो गया तो समुद्री मार्ग से जो है भारत से व्यापार होने लगा। और पूरी तरह से भारत से एक तरफा व्यापार हो रहा। प्लिनी ने रोम के राजा को आगाह किया था कि रोम का सारा सोना जो है भारत की तरफ मुड़ रहा, भारत की तरफ जा रहा। एक तरफा व्यापार के लिए आगाह किया था प्लिनी ने रोम को। इसी प्रकार अंग्रेज कब आए 1600 में इनकी कंपनी गठित हुई थी। इसके पहले पुर्तगाली आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आए थे।
इसके बाद देखिए यहाँ पे 100 साल का लगभग गैप हो गया। 100 साल के बाद कोई कंपनी है। आखिर में यूरोप के लगभग सारे देश संपन्न थे, टेक्नोलॉजी में भी लगभग अच्छे ही थे, तो पुर्तगाल के आने के 100 साल बाद क्यों इंग्लैंड आया? इसका कारण ये है कि तत्कालीन कैथोलिक चर्च बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। वो पुर्तगाल को जो है रोम के कैथोलिक चर्च ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया था। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो धीरे धीरे चर्च का जकड़न कम हुआ। इस कारण से जो है सारे देशों ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और इसके बाद अंग्रेज आए। 100 सालों का लगभग डिफरेंस है दोनों में। वास्को डी गामा आने पे और 1600 में कंपनी गठित हुई थी, लेकिन 1608 में अंग्रेज आए थे, कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक, तो शुरुआत में 1608 से 1757 तक प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो ये थोड़ा सा अधिकार इनको प्राप्त हुआ था, लेकिन पूरी तरह से 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल बिहार और उड़ीसा की जिन्हें दीवानी प्राप्त हो गई थी, जिस कारण से भारतीयों से मनचाहा और उधर इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके कारण से भारतीयों से जब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इन्हें प्राप्त हो गई तो भारतीयों से जबरन रॉ मटेरियल जो इनके फैक्ट्रियों में आवश्यकता होती थी, काटन उपजाते थे, नील उपजाते थे, जबरन इन्होंने भारतीयों से जो है खेती कराते थे और सस्ते दामों पे, आप समझिए एक तरह से फ्री में ही ले जाते थे। और यहाँ से यहाँ पे फैक्ट्रियों में माल बनता था, यहाँ से भारत से रॉ मटेरियल जाता था और यहाँ से जो है फैक्ट्रियों से माल बन करके फिर भारत में आता था और भारतीय सब उसे सोने और चांदी से खरीदते थे और फिर एक पैसा इंग्लैंड की तरफ प्रवाह, जो प्रवाह वर्षों तक भारत की तरफ था, सोना चांदी यानी बुलियंस, वो प्रवाह अंग्रेजों ने जो है इस तरफ मोड़ दिया। अब जो है यहाँ से रॉ मटेरियल उत्पादन करने वाला देश बन गया और बदले में जो है जो बना हुआ फैक्ट्रियों का माल था यहाँ पे डंप होने लगी और यहाँ से भारतीय खरीदते थे और उसके बदले में सोना चांदी, मतलब किस तरह से प्रवाह को इस तरह से इस तरफ उन्होंने मोड़ दिया ये अंग्रेजों ने। तो इसी का उल्लेख दादा भाई ने नरोजे ने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया एक लेख लिखा था सर्वप्रथम। अब 1907 के अधिवेशन पे आते हैं हम लोग। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी का रिवीजन थोड़ा सा कर दे रहे हैं। 1907 का अधिवेशन, रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, ध्यान दीजिएगा, न कि बोस, न कि बोस नहीं है। रास बिहारी बोस एक अलग व्यक्ति हैं जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में और गदर आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण उनको भारत से पलायन करना पड़ा और वो जाकर के जापान में बस गए। वहां पे उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और उसी की एक शाखा के तौर पे आजाद हिंद फौज का गठन उन्होंने किया और उसमें और लोगों ने भी सम्मिलित, मोहन सिंह भी थे। और 1943 में कैथे भवन में रास बिहारी बोस, ये घोष नहीं बोस, रास बिहारी बोस, खाली थोड़ा सा ही अंतर है बोस और घोष का, ये बात ध्यान दीजिएगा। दोनों एकदम अलग व्यक्ति थे। ये नरम दल के नेता थे जबकि ये क्रांतिकारी थे। और कैथे भवन में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी। कई फोटो में आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपते हुए रास बिहारी बोस को। और इसी में 17 में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में अलग हो गए थे। अब इसके बाद जब नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे तो अंग्रेजों ने जो है गरम दल को
अलग कर दिया और नरम दल को अलग, नरम दल को टालते रहे, इनके आवेदनों को टालते रहे और गरम दल को भी प्रताड़ित करने लगे। फिर अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ही बता देते हैं, 1916 में ही बता देते सीधे, और तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में डिटेल में सारी अधिवेशनों को बताया गया, जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को बताया गया है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें देखिए एक चीज हुआ था, जिन्ना और तिलक के सहयोग से, जिन्ना और तिलक के सहयोग से कांग्रेस और लीग समझौता, लीग माने मुस्लिम लीग समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये दोनों के सहयोग से कई बार आया है, थोड़ा सा कंफ्यूज न होइएगा। जिन्ना और तिलक के सहयोग से कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ था। और गरम दल एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से गरम दल और नरम दल, जो 1907 में बिछड़ गए थे, न उनकी बात अंग्रेजों ने सुनी, न गरम दल वालों की बात सुनी, न नरम दल वालों की बात सुनी। किस मुद्दे पे अलग हो गए थे? स्वदेशी स्वराज स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये 1907 की हम बता रहे हैं। इन मुद्दों को गरम दल वाले चाहते थे इन मुद्दों को पूरे देश स्तर पे उठाया जाए, लेकिन नरम दल वाले चाहते थे सिर्फ कांग्रेस के मंच तक ही सीमित रखा जाए। इस विरोध के कारण कांग्रेस में स्प्लिट हुई थी। और फिर 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में जब दोनों लोगों ने देखा कि न उनकी सुनी जा रही है, न हमारी सुनी जा रही है, न उनके साथ लोग जुड़े हैं, ज्यादा लोग नहीं इनके साथ, तो दोनों फिर इकट्ठा हुए। और फिर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ लखनऊ में। इसमें जिन्ना और तिलक के सहयोग से कांग्रेस लीग समझौता हुआ, और एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए। अब आते हैं 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। अब हम 1920 तक हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। 1920 तक यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा दिया था, लेकिन हमने रिवीजन किया। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें बी राघवाचारी प्रेसिडेंट हुए थे, और कांग्रेस के संविधान में संशोधन करके 25 पैसे की सदस्यता कर दी गई थी, और उम्र घटा करके 21 वर्ष कर दी थी। पहली बार रियासतों के प्रतिनिधि की घोषणा की गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब देखिए कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत किया था। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को देखिए, पहले जब विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, तो उसमें CR दास ने विरोध किया था। CR दास ने विरोध किया था, प्रमुख विरोधकर्ता ही थे, और मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था। तो जब विशेष अधिवेशन के बाद जो नया अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन नागपुर में जब हुआ, तो CR दास को मना लिया गया, और CR दास ने ही प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? CR दास ने। कम से कम कई बार लगातार आया हुआ है परीक्षा में। अब देखिए 1923 का अधिवेशन देख लीजिए। 1923 के कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्षता में हुआ था। और सबसे कम उम्र के 35 वर्ष की उम्र में 1923 में अबुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट बने थे। और अबुल कलाम आजाद सबसे कम
उम्र के और सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। स्वतंत्रता के पहले की हम बात कर रहे हैं। तो 1940 में भी इन्होंने प्रेसिडेंट बने और 41 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिससे उसकी अधिवेशन 1945 तक नहीं हो पाया। तो 40 से 45 तक जो है लगातार अबुल कलाम आजाद रहे और भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। अब अगला हम देखते हैं, जिसमें अब देखिए दिसंबर 1924 में बेलगांव में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय एक ही बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। और वो बेलगांव अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में है। और गांधी जी पहली बार और एकमात्र बार इसके प्रेसिडेंट बने थे। गांधी जी 1893 में अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने हेतु दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ पे उनका मुकदमा बहुत अच्छी तरह से चल नहीं रहा था। गांधी जी ने पहली बार जब एक मुकदमा लिया था, एक महिला का मुकदमा इन्होंने यहाँ पे लड़ने का प्रयास किया था। मुकदमा जब पहला इनको मिला था तो एक महिला का मुकदमा मिला था। और उन्होंने जब जज के सामने गांधी जी गए तो वो कांपने लगे, इनको कुछ बोल ही नहीं पाए मुंह से, और इसलिए वो मुकदमा हार गए और उनको उस महिला का पैसा वापस करना पड़ा था। गांधी जी एक प्रखर वक्ता न थे, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखते थे और टू दी पॉइंट। कभी भी गांधी जी को आप देखे होंगे किसी भी मंच से लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, टू दी पॉइंट कह करके अपनी बातों को समाप्त करते थे। इस कारण से उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे गांधी जी ड्राफ्टिंग बहुत करते थे, तो बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग करते थे। इस कारण से जो है धीरे धीरे वहां पे चल नहीं रहा था मुकदमा, इसलिए अब्दुल्ला ने जब प्रस्ताव दिया तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका सहज चले गए और फिर वहां लंबे संघर्षों में शामिल हो गए। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और इन्हीं के अधिवेशन में 1924 में जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, एक दूसरे के साथ आए थे और फिर उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। कब अलग हो गए? 1924 में। कब एक हुए थे कांग्रेस और लीग समझौता? जिन्ना और तिलक के सहयोग से 1916 में एक साथ हुए थे और 1924 में फिर अलग हो गए, मतभेद होने के कारण। अब देखिए कानपुर अधिवेशन दिसंबर 1925। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन किया था? सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता के पहले अध्यक्षता की थी। पहला कौन हो गया? एनी बेसेंट। दूसरा सरोजिनी नायडू। तीसरा नलिनी सेन गुप्त। ये 1933 में इनका नाम था एडिथ एलन ग्रे। एक अंग्रेज महिला थी जिन्होंने यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता से 1909 में शादी कर लिया था। 1909 में शादी कर लिया था और वो भारत में आकर के बस गई थी। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता क्रांतिकारी गतिविधियों में लीन होने के कारण जेल में बंद थे और जेल में ही इनकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। 1935 में यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता की मृत्यु हो गई थी। और उसी के बाद 1933 में नलिनी सेनगुप्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। सरोजिनी नायडू तो अभी बता रहे हैं 1925 में, एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी और प्रथम महिला थी और ये प्रथम भारतीय महिला है। इसको समझिएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया पहला। अब उसके बाद आइए
44वां अधिवेशन दिसंबर 1929 लाहौर में हुआ था। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें कब लिया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। और प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1903। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब निर्णय लिया गया था? ये दिसंबर 1929 में लिया गया था। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी कारण हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1900, हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को सम्मानित करने के लिए दिन को 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। आशा करते हैं ये सब समझ गए होंगे आप। ये वाला 44 जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है और जो परीक्षाओं से संबंधित है, उन्हीं अधिवेशनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ था। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था इस अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। गांधी जी मर गए लेकिन गांधीवाद आज भी जिंदा है। पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रहा है गांधीवाद। देखिए सारे लोग अहिंसा की बात आज कर रहे हैं। गांधी जी मर गए हैं लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहे। गांधी ने 1931 में एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है परीक्षाओं में। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। एक कराची अधिवेशन में ही इन्होंने कहा था, इसलिए इसको देख लीजिएगा। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ध्यान दीजिएगा इसको। अब अगला अधिवेशन, अभी हमने बताया था एडिथ एलन ग्रे के बारे में। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्त को जो है अध्यक्ष बनाया गया। ये यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त की पत्नी थी और 1909 में प्रेम विवाह इन्होंने कर लिया था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कलकत्ता के पूर्वी कलकत्ता में इन्होंने रहती थी और वो बंगाल में चला गया था। और वहां पे जो है इनकी तबीयत का, एक बार इंदिरा गांधी गई वहां पे तो इनको हाल चाल देखा तो इनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो भारत में ले आकर के इन्होंने इलाज कराया था इंदिरा गांधी ने। और फिर इनको 1973 को 1973 में पद्म विभूषण की उपाधि दिया गया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट की याद थी, आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट 1917 में, और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, और नलिनी सेनगुप्त प्रथम अंग्रेज महिला। इसके बाद हम चलते हैं अप्रैल 1936 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लक्ष्य इन्होंने समाजवाद निर्धारित किया था। और नेहरू ने अपने भाषण में कहा, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। देखिए स्टेटमेंट किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। नेहरू ने इसको कहा था। और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। अब आगे देखिए, कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया।
अब अगला देखिए, दिसंबर 1937 फैजपुर बंगाल में, इसकी भी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब कब किए थे? 1929, 1936, 1937 और फिर 1945 में भी अध्यक्ष बने थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया था 1945 में, कुछ दिनों तक रहे थे। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फैजपुर गांव था एक, पहली बार अधिवेशन इसका एक गांव में हुआ था। अब देखिए, अब सुभाष चंद्र बोस 2 सालों तक प्रेसिडेंट की दौड़ में रहे। 38 और 39, देखिए 38 में तो स्वेच्छा से बन गए थे, सर्वसम्मत से। 51वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1938 में हरिपुरा, गुजरात। हरिपुरा कहाँ है? इसके स्थान को भी देखिएगा जरा सा, इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा गुजरात में था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन किया गया था इन्होंने। नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गठन हुआ था कांग्रेस के, और इसकी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और किसकी अध्यक्षता में इसकी गठन किया, किसकी अध्यक्षता रहते हुए इसका गठन किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। 1938 के अधिवेशन में। अब देखिए, जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, देखिए त्रिपुरी एक बार आया था, बहुत पहले की बात है, जब हम लोग परीक्षाएं देते थे तो आया था कि त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1939 में अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी, ये त्रिपुरी कहाँ पे है? तो उसमें त्रिपुरा भी ऑप्शन में दिया था, तो बहुत सारे मित्रों ने त्रिपुरा लगाया था, लेकिन त्रिपुरी जो है जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। मैक्सिमम लोगों का गलत हो गया था उस दौरान, पहली बार जब आया था, तो सारे लोग लगभग जान गए। पहले हम लोग के पास जब हम लोग पढ़ते थे तो इस संसाधन नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इससे जानकारी, पत्रिकाएं भी बहुत लेट हम लोग को मिलती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। तो अब देखिए, अभी तक जो है कांग्रेस के जितने भी प्रेसिडेंट बनते थे वो क्या करते थे? सर्वसम्मत से उनका इलेक्शन हो जाता, सर्वसम्मत से उनको अध्यक्ष बना दिया जाता। पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस के समय में, जब त्रिपुरी में 38 में थे ही अध्यक्ष, और 39 में भी वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, पहली बार इलेक्शन हुआ, और पहली बार इलेक्शन हुआ, इसमें 2 प्रत्याशी खड़ा, एक सुभाष चंद्र बोस जो वामपंथियों का नेतृत्व करते थे, और दूसरी जो है गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया थे। और दोनों में जब मतदान हुआ तो 1580 मत जो है सुभाष चंद्र बोस पाए, और 1377 मत जो है पट्टाभी सीतारामैया पाए, और 203 मतों से पराजित हो गए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को कितना में 1580 मत मिला, पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी समर्थित उम्मीदवार थे, और ये 203 मतों से पराजित हो गए। अब पट्टाभी सीतारामैया क्या थे? पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस का इतिहास लेखन किसने किया था? सीतारामैया। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? कांग्रेस, ये भी कई बार आया, कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया। देख लीजिएगा। तो जब सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, कार्य समिति के गठन के प्रश्न पे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतभेद हो गया, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और वो अलग हो गए। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया। ये नहीं कि पट्टाभी सीतारामैया को नहीं बनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया। और एक प्रश्न और इसमें इंपॉर्टेंट है, इस अधिवेशन में गांधी जी ने स्वयं भाग नहीं लिया था। वामपंथी या का आधिपत्य होने के कारण गांधी जी इस अधिवेशन में भाग नहीं लिए, और अपने प्रतिनिधि के रूप में गोविंद बल्लभ पंत को भेजे थे। देख लीजिएगा, ये गोविंद बल्लभ पंत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने
त्रिपुरी अधिवेशन में स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को भेजा था। उस प्रतिनिधि का नाम था, कौन था? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, अब देखिए मार्च 1940 में एक अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, और वे इस समय अध्यक्ष थे। और फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। इस कारण से 1941 से लेकर के 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका, और अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, 45 तक। हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था अभी। जवाहरलाल नेहरू कब कब प्रेसिडेंट थे, तो हमने 45 लिख दिया था, उसको संशोधन कर लीजिएगा। पहली बार 1929 में थे, और दूसरी बार कब थे? 1936 में थे, और 1937, 2 साल लगातार, फिर 1946 में। हमने 45 लिखा था, जब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 46 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, और नवंबर 1946 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर जेबी कृपलानी को प्रेसिडेंट बनाया गया। जेबी कृपलानी प्रेसिडेंट बने। फिर देखिए नवंबर 1946 को मेरठ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष हुए थे। और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने जेबी कृपलानी। और स्वतंत्र भारत में आचार्य जेपी, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। और स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में कौन प्रधानमंत्री था? क्लेमेंट एटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। और जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, और भारत की स्वतंत्रता के समय आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लगभग 1947 तक हो गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। स्वतंत्रता जब भारत हुआ था तो आचार्य जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे, और यही स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था? क्लेमेंट एटली। आशा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में जितने भी संभावित प्रश्न हैं, हमने सभी का लगभग प्रयास किया कि चाहे जो भी परीक्षाएं आप दें, चाहे आप छोटे से छोटा परीक्षा दें या बड़े से बड़ी परीक्षा दें, सारे परीक्षाओं को हमने कवर करने का प्रयास किया। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखेंगे, तभी आपके समझ में आएगा चीजें। इसलिए ध्यान से इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।